नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और वक्त हो चला है महाराष्ट्र लाइव का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में लोक शाहीर अण्णाभाऊ साठे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने सारसबाग स्थित अण्णाभाऊ साठे की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। अण्णाभाऊ साठे को सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों की आवाज उठाने वाले महान साहित्यकार और लोक कलाकार के रूप में याद किया जाता है। कल्याण डोंबिवली की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। महायुति के सहयोगी दल शिवसेना यानी शिंदे गुट ने स्थानीय स्तर पर बीजेपी को झटका देते हुए उसके कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अपने दल में शामिल करा लिया। यह घटनाक्रम आगामी केडीएमसी चुनाव से पहले स्थानीय राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। छोड़ने का कारण एक ही है, जो लोगों के काम नहीं हो रहे थे, लोग नाराज हो रहे थे। इधर के जो नगर सेवक है वो फोन नहीं उठा रहे थे, उनको 100-200 फोन किए जा रहे थे और लोग हमारे पास आ रहे थे कंप्लेंट लेके। हम लोग भी कार्यकर्ता थे बीजेपी के, हम लोग भी फोन कर दिए नगर सेवक को, तो वो भी नहीं उठा रहे थे। तो इसके वजह से हम लोग नाराज होके सब कार्यकर्ता लोगों ने बीजेपी छोड़ दी। मतलब किसके बीच में नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हमारा मुद्दा सिर्फ एक ही है, हमारे विभाग में विकास नहीं हो रहा था और नगर सेवक ध्यान नहीं दे रहे थे ठीक से। साइबर ठग अब सिर्फ मोबाइल स्क्रीन के पीछे नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क बना करके करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस बार मुंबई साइबर पुलिस ने ऐसे ही एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने फर्जी म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये गिरोह करीब 7 करोड़ रुपए के लेन देन और 84 साइबर धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ा हुआ है। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन, चेकबुक, सिम कार्ड और कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। मुंबई से मुरारी सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई साइबर पुलिस ने 7 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किए हैं जिनके खिलाफ मुंबई सहित देश भर में 84 साइबर के मामले दर्ज हैं। ये अपराधी ऑनलाइन लोगों को शिकार बनाते थे और उनसे करोड़ों रुपए की ठगी करते हैं। साइबर पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में जो 7 आरोपी गिरफ्तार हैं, लगभग 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी किए हैं। इनके खिलाफ 84 मुकदमे दर्ज हैं। बहरहाल पुलिस का ये मानना है कि जांच में और भी खुलासे हो सकते हैं। ये आरोपी नौकरी देने के नाम पर, विदेशों में टूर के नाम पर और न जाने कितने तरीकों से ये आरोपी बेखौफ पैसे की लूट करते थे। साइबर पुलिस में लगातार जिस तरीके से शिकायत बढ़ रही थी, उनके मोबाइल, सेल फोन और सूत्रों से मिली मुखबिरी पर जब छापेमारी हुई तो 7 आरोपी एक साथ ही पुलिस की गिरफ्त में आ गए। मुंबई साइबर को इस गिरफ्तारी से एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि साइबर ठग आए दिन मुंबई सहित आसपास के इलाकों में लोगों को निशाना बनाते थे और उनसे मोटी रकम वसूल लेते थे। न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। मुंबई पुलिस की ओर से साइबर क्राइम के अगेंस्ट और म्यूल अकाउंट इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ एक स्पेशल ड्राइव चल रहा था। उसमें सेंट्रल साइबर पुलिस स्टेशन एक विशेष कामगिरी करते हुए एक रेड की थी। उनको जो इनपुट मिला था कि कुछ म्यूल अकाउंट चलाने वाले गिरोह बैंक में इस टाइप के फ्रॉड अमाउंट निकालने के लिए आने वाले हैं। इसीलिए पुलिस की टीम ने एक बोरिवली के इंडियन ओवरसीज़ बैंक के शाखा में एक ट्रैप लगाया था और वहाँ संदिग्ध लोगों को कब्जे में ले लिया। तो उनसे 10 लाख का कैश और अगले 10 लाख विड्रॉ करने के प्रोसेस में उन्होंने जो चेक सबमिट किया था, ये डिटेल्स मिली हैं। उनको बरामद करने के बाद अगले इंट्रोगेशंस में उनके एक ऑफिस में भाईंदर एरिया में हमने सर्च कंडक्ट किया। वहाँ से हमें इस टाइप के म्यूल अकाउंट का काफ़ी सारा मटेरियल प्राप्त हुआ है, जिसमें कि अलग अलग इंटरप्राइजेस और कंपनी के नाम के 31 स्टैम्प्स है, 16 मोबाइल हैंडसेट और अकाउंट ओपनिंग के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट के संच कुछ 11 लोगों के इस टाइप की मालमत्ता वहाँ से बरामद हुई है। उसमें एक नोट काउंट करने वाला मशीन भी इन्वॉल्व है और एक बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक की ओर से इशू किए हुए 2 टैब भी हैं। तो ये लोग
पर्टिकुलरली करंट अकाउंट ओपन करके ऐसे म्यूल अकाउंट साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करते थे, उन्हीं मनी साइफन ऑफ के लिए। तो अभी तक की तहकीकात में सामने ये आ रहा है कि देश भर में से दर्ज मामलों में से 84 मामलों से 2,34,00,000 रुपीस का मनी इन अकाउंट में जा चुका है और उसके बारे में आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यालय मंत्रालय की कैंटीन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान एफडीए की रिपोर्ट पर सवाल उठे, जिसके बाद से कोर्ट ने एजेंसी को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून वीआईपी और आम लोगों के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए अब 4 वकीलों की विशेष समिति गठित की गई है। मुंबई से विधि सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे, जो कि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं, जिस तरीके से वो लगातार एक के बाद एक एक्शन ले रहे हैं, ऐसे में देखा जाए तो हाल ही में कुछ दिन पहले ही मंत्रालय यानी कि महाराष्ट्र सरकार का मुख्यालय मंत्रालय के परिसर का निरीक्षण किया गया, जहां कैंटीन में सामने आया कि जिस तरीके से साफ सफाई देखी गई, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। जी, इस वक्त मैं अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि ये बॉम्बे हाईकोर्ट है, जहां पर हैरान करने वाला मामला सामने आया है। देखा जाए तो बॉम्बे हाईकोर्ट मंत्रालय के क्लीन जो रिपोर्ट दी गई थी एफडीए द्वारा, उसका निरीक्षण कर रही थी और ऐसे में जो एफडीए की रिपोर्ट में सामने आया कि 98% क्लीन स्कोर दिया गया था मंत्रालय की कैंटीन को। तो ऐसे में उनके इस रिपोर्ट पर बॉम्बे हाईकोर्ट को भरोसा नहीं होता, जिसके बाद 4 वकीलों की निष्पक्ष समिति बनाई जाती है और ऐसे में देखा जाए तो मंत्रालय में उन्हें भेजा जाता है, जहां पर फुटेजेस के द्वारा सामने आते हैं कि उसमें जंग लगा हुआ चाकू, मक्खियां और यहां तक कि जो गंदे फ्रिज हैं उसे साफ पाए जाते हैं। तो ऐसे में जो बॉम्बे हाईकोर्ट है वहां पर ये फटकार लगाई जाती है एफडी कमिश्नर को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्राइवेट्स जितने भी छोटे शॉप हैं उनकी कार्रवाई में ऐसे ही कुछ चीज़ें पाई गई थी, जहां पर उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि आम जनता के लिए कुछ अलग व्यवहार और सरकारी मंत्रालय के लिए कुछ अलग व्यवहार। जो बॉम्बे हाईकोर्ट का परिसर है, यहाँ पर बॉम्बे बार एसोसिएशन नामक बीबीए का एक रेस्टोरेंट चलता था, जहाँ पर पता चला कि इनके पास FSSAI का जो लाइसेंस है वो इनके पास मौजूद नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए तो अब उन्हें तुरंत ही स्टॉप करने को कहा है। सरकारी मंत्रालय और परिसर में इसका असर देखने को मिलता है और कौन से शॉप्स और भी इस चपेट में आने वाले हैं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रदीप डांगे के साथ विधि सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया 24/7। नागपुर में लुटेरी दुल्हन गैंग का सनसनीखेज खुलासा हुआ। शादी का सपना देख रहे एक युवक को पहले झांसा दिया गया, फिर नकली शादी से नाम पर उससे लाखों रुपए की ठगी कर ली गई, लेकिन साजिश ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी। अचानक एक शख्स के पहुंचने से पूरा मामला खुल गया। पुलिस ने नकली दुल्हन और उसकी साथी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। नागपुर में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली बड़ी घटना सामने आई है। हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर पुलिस थाने से ही फरार हो गया। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़ करके गिट्टी खदान पुलिस के हवाले किया था, लेकिन कागजी कार्रवाई के दौरान वो पुलिस को चकमा दे करके भाग निकला। अब आरोपी की तलाश में शहर भर में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। तो वही खबर अब अमरावती से है, जहां अमरावती जिले के नंदगांव खंडेश्वर तालुका में लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई और बेमडा नदी में महापूर आने से हजारों हेक्टेयर फसल पानी में डूब गई। कई गांवों का संपर्क टूट गया, जबकि बिजली के खंभे गिरने की वजह से हालात और गंभीर हो गए। किसान सरकार से जल्द पंचनामा कर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। जावेद शाह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमरावती जिले में 36 घंटे से हो रही बारिश की वजह से जिले के नांदगांव खंडेश्वर में किसानों का भारी नुकसान हुआ है। इस क्षेत्र के कई किसानों की फसलें पानी में बह गई है। फूबगांव, सुल्तानपुर और वाघोला को जोड़ने वाले नाले की दीवारें बह जाने से
गांव का जो संपर्क है वो टूट गया है। वही लगातार हो रही बारिश की वजह से बेमड़ा नदी उफान पर है। इस बारिश का सबसे ज़्यादा असर खेती पर पड़ा है। अब किसान प्रशासन से नुकसान का पंचनामा करके आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट उमर अब्दुल्ला के साथ जावेद शाह, न्यूज़ इंडिया, अमरावती। महाराष्ट्र सरकार द्वारा आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की अधिसूचना जारी किए जाने के बावजूद प्रक्रिया को लेकर भ्रम बना हुआ है। इसे लेकर महाराष्ट्र पुलिस के डीजी को पत्र लिख करके पूरे राज्य में एक समान एसओपी जारी करने की मांग की गई है। वहीं सीजेपी प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर रद्द करने के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश का भी उल्लेख किया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र के सतारा जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। भारी बारिश के चलते नदियां और नाली इस वक्त तूफान पर है, जबकि कई जगह पानी सड़कों पर आ जाने की वजह से पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग नदी जैसा नजर आने लगा है। तेज बहाव के बीच वाहनों की रफ्तार थम गई है और यात्रियों को सफर करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। उल्लासनगर में 65 लाख के खर्च पर सियासत हो रही है और विवादों में अब नगर सेवकों का गुवाहाटी का दौरा भी है। गड्ढों वाली सड़कें, महंगा अध्ययन दौरा और जनता के पैसे पर विपक्ष के तीखे सवाल। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्लासनगर में नगर सेवकों का गुवाहाटी अध्ययन दौरा अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है। एक ओर जहां महानगर पालिका आर्थिक संकट से जूझ रही है, शहर की सड़कें गड्ढों से भरी है और जल आपूर्ति साथ ही सीवरेज जैसी बुनियादी समस्याओं से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नगर सेवकों के अध्ययन दौरे पर करीब 65 लाख रुपए खर्च किए जाने को लेकर विपक्ष और आम नागरिक सवाल खड़े कर रहे हैं। 5 स्टार होटल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रति नगर सेवक करीब 75,000 रुपए खर्च होने की भी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर नगर सेवकों के परिजनों की मौजूदगी वाली तस्वीरों ने विवाद को और हवा दे दी। हालांकि महानगर पालिका का यह कहना है कि यह दौरा जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, लेकिन विपक्ष इसे जनता के पैसे की फिजूल खर्ची बता रहा है। इसमें आपने देखा होगा वीडियो में, प्लेन का जो वीडियो आया है उसमें आपने देखा हो उनके रिलेटिव है, कुछ दोस्त मंडली है, और उसके साथ में दूसरी एक नया बात है, क्या हरे हुए ये इलेक्शन में हरे हुए कुछ लोग वहाँ पे उनके साथ गए, यानी ये जो महापौर है या उनके आजू बाजू के जो लोग हैं उन्होंने ये सब 65 लाख का पिकनिक के नाम पे, ना प्रशिक्षण के नाम पे, वहाँ पे तो ऑलरेडी आपने सबने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में गुवाहाटी में इतनी बाढ़ आई है, वहाँ पे ना प्रशिक्षण हुआ ना कुछ हुआ, खाली पिकनिक के नाम पे ये गुवाहाटी आजकल बहुत फेमस है, इसकी वजह से गुवाहाटी में ये प्रशिक्षण रखा गया। थाना जिले के उल्लासनगर में इन दिनों 75 लाख रुपए की गुवाहाटी अध्ययन के दौरा का चर्चा का विषय बना हुआ। एक तरफ मनपा आर्थिक संकट से जूझ रही है, शहर में खड्डे, जलपूर्ति और सीवरेज जैसी समस्याओं का बरकरार है, तो दूसरी तरफ नगर सेवक इस दौरे पर हुए खर्चे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। 5 सितारा होटल आयोजित परीक्षण और प्रति नगर सेवक करीब 75,000 रुपए खर्च के साथ सोशल मीडिया पर कुछ नगर सेवक परिजन के तस्वीर सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया है। मनपा का कहना है कि यह दौरा जब जनप्रतिनिधि के परीक्षण के लिए था, जबकि विपक्ष का आरोप है कि पहले शहर में बुनियादी समस्याओं पर खर्चा होना चाहिए था। अब सवाल यही है कि आर्थिक संकट के दौर के 65 लाख रुपए का अध्ययन दौरा कितनी जरूरी था, इससे शहर में जनता का आखिर क्या फायदा। एक्स कॉर्पोरेटर भगवान भालेराव ने इस विषय की जांच की मांग की है। उल्लासनगर से सुनील शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए। नागपुर से पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर पर पहले एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गिट्टी खदान पुलिस ने
थाने में औपचारिक कागजी कार्रवाई के दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसे दोबारा गिरफ्तार करने की है। पूरे शहर में उसकी तलाश के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी भी की जा रही है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर जेन ज़ी से बात की और इस वीडियो में पीएम मोदी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए अपशब्दों को लेकर कहा कि मैं गाली देने वाले बच्चों को माफ करना चाहता हूं। लेकिन पीएम मोदी के इस वीडियो पर सियासत गर्मा गई है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 वीडियो बैक टू बैक 2 दिन के गैप में मुद्दा युवाओं से जुड़ा पेपर लीक का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताने की कोशिश में कि सरकार उनकी आवाज सुन रही है। हाय फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। उनकी समस्या समझ और देख रही है और उसका हल भी निकाल रही है। पहले एक एक करके इन वीडियोस को देखिए और समझिए। विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। तो सुना आपने, एक प्रधानमंत्री और देश के मुखिया की इन बातों से आप ना इत्तेफाकी रख सकते हैं। हो सकता है कि सरकार के इंतजाम आपको नाकाफी लगे, मंच खुला है तो आप विरोध भी जता सकते हैं। लेकिन 31 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो में जो कुछ भी कहा है उस पर वाकई सोचने की जरूरत है। यकीनन प्रधानमंत्री के लिए यह हैरान करने वाला है, क्योंकि विरोध की भाषा सड़क छाप नहीं हो सकती। ये सच्चाई है। इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रखा है। सरकार पर सवाल संस्कारों को नीचे रखकर नहीं उठाए जा सकते। देश को यही समझाने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है। यही कारण है कि वो मान रहे हैं कि इन्हें सही दिशाएं दिखाने की जरूरत है। इसी के साथ वो अपने प्रति और अपनी मां के प्रति कहे गए अब शब्दों को दरकिनार कर युवाओं को माफ करने की वकालत करते देखे जा रहे हैं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो की राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हैं। ये बात अलग है कि बीजेपी इसे जहां प्रधानमंत्री मोदी का बड़प्पन मानती है। जो मुद्दे विद्यार्थी उठा रहे हैं उसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ कह रहे, ये मुझे नहीं समझ में आया। 1.5-2 महीने से विद्यार्थी सड़क पर है, आपके खिलाफ, आपकी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहा है। और केवल दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आपने हर कोशिश कर ली उनको बदनाम करने की। कोई उन्हें आतंकी बताता है, पुलिस से बात करिए तो कहता है कि उसमें आतंकी घुस गए हैं उस क्राउड में, इसलिए हमने बंदूकों का इस्तेमाल किया। इस तरीके की बातें आप कर रहे हैं। उनकी दिवंगत स्वर्गीय माता जी के बारे में
कैसे कैसी अभद्र टिप्पणी की। वह सार्वजनिक टिप्पणियाँ सोशल मीडिया में थी, पूरा देश देख रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए देश हित उन्होंने कहा कि ये बच्चे जो है उनको मैं शुभकामना देता हूँ आगे चल के, और उन्होंने मार्ग भी किया। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, और उन्होंने जो बड़ा दिल दिखाया है ये प्रधानमंत्री जी के पूरे देश को लग रहा है। तो वहीं इस मामले में एक छात्रा जिसका जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पीएम को गाली देते वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ। उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे हैं भाई, उठ जाओ, निकल जाओ इस नीचे से, निकल जाओ। और जो घुसा हुआ है मेलोडी अंदर निकल जाओ उसके बाहर से। उसने भी अपना नया वीडियो जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगी है। बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। दरअसल लड़की के खिलाफ पुलिस शिकायत की गई। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री के माफ कर देने के बाद छात्रा पर दर्ज किया गया केस वापस ले लिया जाएगा। बहरहाल सत्ता से सवाल करना और प्रधानमंत्री को गाली देना दोनों अलग अलग बातें हैं। विरोध की भाषा अगर मर्यादा तोड़ दे तो विरोध कमजोरी में तब्दील हो जाता है। ये बात युवाओं को समझनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चढ़ावा चोरी का मंचन, क्या सनातन विरोधी मिशन? ये सवाल तब सुलगने लगे जब संसद परिसर में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भगवा लिबास में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। साधु का भेष बनाकर चढ़ावा चोर का किरदार निभाया। संसद परिसर में राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों के साथ अनोखा प्रदर्शन किया, जिससे संत समाज का गुस्सा भड़क उठा। साधु संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज अयोध्या, काशी समेत कई शहरों में पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लखनऊ में पप्पू यादव का पुतला जलाकर हिंदूवादी संगठनों की ओर से विरोध जताया गया। इधर दिल्ली में जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद और संत समाज ने सद्बुद्धि हवन कर पप्पू यादव से माफी मांगने की मांग की। अवधेश प्रसाद पप्पू यादव, तुम्हारी औकात यही है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ आक्रोश की आग धधकने लगी। राहुल गांधी, पप्पू यादव और समाजवादी पार्टी के सांसदों के खिलाफ शहर शहर विरोध की आग सुलगने लगी। संत समाज ने सड़कों पर उतरकर पप्पू यादव के खिलाफ हल्ला बोला। पप्पू यादव के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद हो गए। संतों की इस नाराजगी की वजह है चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद परिसर में पप्पू यादव और विपक्षी सांसदों के अनोखे विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर शुक्रवार की है, जब चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव भगवा कपड़ा पहनकर पुजारी की भूमिका में नजर आए। उनके सामने प्रतीकात्मक रूप से चंदा लेने की व्यवस्था की गई। पप्पू यादव के हाथ में भगवान राम की तस्वीर थी और पास में दान पात्र रखा हुआ था, जिसमें सबसे पहले राहुल गांधी ने चंदा डाला। राहुल गांधी के बाद दूसरे विपक्षी सांसदों ने भी दान पात्र में चंदा दिया। इसके बाद पप्पू यादव चंदा लेकर वहां से भागने लगे। तभी समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया और मजाकिया अंदाज में पप्पू यादव की पिटाई का अभिनय किया। विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सवाल उठाते हुए अपने विरोध को नाटकीय अंदाज में सामने रखा, लेकिन संत समाज ने इसे सनातन का अपमान बताकर पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कृष्ण नगरी मथुरा में संतों ने पप्पू यादव की तस्वीर पर चप्पल बरसाकर विरोध जाहिर किया। रामनगरी में हिंदूवादी संगठनों ने पप्पू यादव की तस्वीरें जलाकर नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ में
सनातन रक्षा संगठन ने पप्पू यादव की शव यात्रा निकालकर पुतला फूंककर विरोध के सुर बुलंद किए। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर संत समाज और विश्व हिंदू परिषद ने सद्बुद्धि हवन कर विरोध जाहिर किया। जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम जो यहाँ पर हिंदू धर्म से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो पहुँचे हुए हैं। और देखिए आप दिखा दें कि सद्बुद्धि हवन जो है वो आयोजित किया जा रहा है और दिल्ली प्रांत के ज़रिए जो है इस हवन को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कई जो साधु संत हैं वो पहुँचे हुए हैं, हिंदू समाज के लोग पहुँचे हुए हैं, जिसमें तख्तियाँ बैनर हाथ में है, संतों का अपमान बंद करो, जय श्री राम का नारा लगा हुआ है और इसके साथ ही संतों का सम्मान, संस्कृति का सम्मान, इस तरीके के बैनर पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। पूछना चाहते हैं किस साधुओं ने चोरी की वहाँ? भाई आपको चोरों का मुखौटा लगा के कुछ करते हैं, पर साधु का वेश बना करके पूरे संतत्व को बदनाम करना ये कहाँ की बात है? ये इतना निर्लज्ज का जो काम किया है, आपको राजनीति करना करिए, पर हर काम में साधुओं को घसीटना। वहाँ बोल रहे हैं ढोंगी साधु, फलाने साधु, भाई किस साधु ने ढोंग किया? एक साधु का नाम बताओ जिसने वहाँ चोरी की हो। जिन्होंने चोरी की हो महापाप किया, वो लोग जेल में हैं, वो लोग अपना भोग रहे हैं। तो साधु का वेश बना करके इस प्रकार से करना पूरे सनातन का अपमान किया है। देश की राजधानी में पप्पू यादव के लिए सद्बुद्धि हवन हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सड़कों पर उतरकर संत समाज ने पप्पू यादव और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही पातालपुरी मठ के महंत बालक देवाचार्य ने वाराणसी कोतवाली में पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। संतों ने पप्पू यादव पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। संतों का कहना है कि पप्पू यादव के प्रदर्शन से संत समाज की गरिमा को ठेस पहुंची है। संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जिस प्रकार से पप्पू यादव के द्वारा सनातन धर्म का अपमान किया गया है, संतों का अपमान किया गया है, भगवा वस्त्र धारण करके भगवा वस्त्र का अपमान किया गया है और भगवान राम जी की फोटो तक नीचे पटक करके अवधेश प्रसाद के चरणों में जिस प्रकार से वो गिर रहा है, इसमें भगवान का भी अपमान किया गया है। उस लेकर के अखिलेश यादव के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ और क्या नाम अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए हैं। आज संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाने पे एक तहरीर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो राजेश रंजन जी हैं और पप्पू यादव, इनके द्वारा साधु की वेशभूषा पहन करके कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा सनातन धर्म को ठेस पहुंची है और सनातन धर्म का अपमान हुआ है। उसी में जो तहरीर दी गई है उसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पप्पू यादव और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ एक ओर संत समाज ने मोर्चा खोला तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बना लिया। आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों ने भगवान राम और सनातन का अपमान किया है। ये निश्चित रूप से सनातन का अपमान है, साधु संतों का तो अपमान किया ही जा रहा है। और जो जिन लोगों ने ये किया है, श्रीमान पप्पू यादव जी, उन्होंने अपना बयान अल्फी दिया है कि 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही अफसोसजनक बात है। बीजेपी ने भगवा वेश में प्रदर्शन कर पप्पू यादव और विपक्षी सांसदों को घेरा तो जवाब फौरन आ गया। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और खुद पप्पू यादव ने संसद परिसर में भगवा लिबास में प्रदर्शन की वजह बताई। आज आस्था के 100 करोड़ से ऊपर लोग जो चंदा दिए हैं भारत के किसी न किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं भी मस्जिद, आज उसके साथ खड़े हैं। चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, साउथ का मंदिर हो, सब आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। फिर ऑडिट क्यों नहीं? आरटीआई क्यों नहीं? एसआईटी के द्वारा जांच क्यों? छोटी मछली को सामने लाके बड़ी मछली को क्यों बचा रहे हो? पूरी कमेटी को क्यों बचा रहे हो? पैसा गया कहां? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रभु श्री राम के चढ़ावे का और मंदिर निर्माण में जो चंदा, शुरुआती चंदा है, उसकी लूट और चोरी नहीं बल्कि डकैती किया है। और डकैती किसी 1-2 घर में नहीं, देश के करोड़ों करोड़ों लोग जो प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान हैं,
उनकी आस्था के साथ डकैती किया है। एक और चढ़ावा चोरी पर भगवा वेश में प्रदर्शन पर सियासी टेंशन बढ़ रही है, दूसरी ओर संत समाज का आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल है कि विपक्ष ने मुद्दा उठाया या विवाद खड़ा कर दिया। क्या भगवा लिबास में प्रदर्शन कर सनातन का अपमान किया? और सवाल यह भी है कि क्या धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में नेताओं को विरोध का तरीका बदलना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।